वेलकम बैक दोस्तों। मूवी का नाम है ऐनाबाजी। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई और ये एक बांग्लादेशी मूवी है। 2 दिन पहले ये मूवी ट्रेंडिंग में चल रही थी और इसी तरह काफी सारे लोगों ने इस मूवी की रिक्वेस्ट की है। अब मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी के बारे में मैं सिर्फ 4 बातें बताऊंगा, 2 प्लस और 2 माइनस। नंबर 1, इस मूवी में जो हीरो है उसकी एक्टिंग मुझे जबरदस्त लगी। नंबर 2, इस मूवी का कॉन्सेप्ट बेहतरीन लगा, मतलब माइंड ब्लोइंग। और नंबर 3, मूवी का ड्यूरेशन। मूवी ओवरऑल से 2.5 घंटे की है। मेरे हिसाब से मूवी 2 घंटे की काफी है। और नंबर 4, इस मूवी का एंडिंग, मतलब ऑडियंस इस मूवी का एंडिंग बहुत आसान तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं और हुआ भी ऐसा ही। इससे बेहतर मुझे विंसीदा का एंडिंग माइंड ब्लोइंग लगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड था वो। तो खैर, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर इस मूवी की स्टोरी सुनने के बाद। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत में ही एक लेडी की लाश को दिखाया जाता है और वो लाश किसी हॉस्पिटल या किसी मेडिकल कॉलेज में होती है, जहाँ पर एक डॉक्टर अपने स्टूडेंट्स को ये बताने लगता है कि इस लेडी ने अपनी बॉडी को मेडिकल रिसर्च के लिए डोनेट कर दिया है। और इसी तरह यह औरत अकेली रहती है, लेकिन इसका बेटा हर महीने इस औरत को कुछ पैसे भेजता रहता है। उसके बाद दूसरे सीन में एक वकील एक फोटो स्टूडियो आता है और उस स्टूडियो का नाम है हॉलीवुड स्टूडियो, जहाँ पर वो एक इंसान से मुलाकात करता है जिसका नाम है गोसुल। और वो वकील गोसुल को एक फोटो दिखाते हुए इससे कहता है कि इस आदमी पर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का केस लगा है। क्या मेरा काम हो जाएगा? क्या वो इंसान इस केस को हैंडल कर पाएगा? आखिरकार कौन है वो आदमी? ये सुनने के बाद गोसुल हंसते हुए एक आदमी का नाम लेता है और उसका नाम है शराफत करीम आईना। और यही है वो शराफत भाई साहब। तो यहाँ पर आईना मार्केट से एक मछली खरीद के अपने घर लाता है और अपनी माँ को फोन करके पूछने लगता है कि इसकी डिश कैसे बनाए। तो उसी तरह आईना अपनी माँ के बताए हुए तरीके से उस डिश को बनाता है और उंगलियां चाटते हुए उस डिश को खाने लगता है बिना हमको दिए। और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि आईना इस घर में अकेला रहता है और उसी तरह इस घर के तकरीबन 4 खिड़कियाँ हैं और एक दरवाजा, मतलब ओवरऑल से ये घर ओपन सोर्स है हवा के लिए। खैर एनीवेज, आईना एक सीधा साधा इंसान है और ये एक ड्रामा स्कूल चलाता है जहाँ पर ये बच्चों को ड्रामा का रिहर्सल करवा रहा होता है। तो आईना के मोहल्ले में एक नई लड़की शिफ्ट होती है और यही है हमारी हीरोइन और इसका नाम है रिधि। यहाँ पर रिधि बाय मिस्टेकली आईना को भाड़ा देती है, मतलब रिधि आईना को काम वाला समझती है, लेकिन बाद में आईना वो पैसे असली काम वालों को दे देता है। तो इस तरह से हमारा हीरो और हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है। जब आईना अपने घर आता है तो उसके घर के पास एक बच्चा खड़ा हुआ रहता है आईना का वेट करता हुआ, और ये बच्चा हॉलीवुड स्टूडियो में काम करता रहता है। जब आईना वहाँ पर आता है तो ये बच्चा आईना को एक एनवलप देता है। दूसरे दिन जब रिधि छत पर खड़ी हुई रहती है तो रिधि की नजर नीचे पड़ती है जहाँ पर आईना उन बच्चों को ड्रामा की प्रैक्टिस करवा रहा होता है और ये चीज रिधि को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। उसके बाद आईना एक आदमी से जा मिलता है और इसी का नाम है कुद्दूस सिद्दीकी और इसी आदमी पर वो केस लगा है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का। तो आईना कुद्दूस से बात करते करते उसकी नकल करने लगता है, मतलब जैसा वो हंसता है, जैसा वो बैठता है, जैसा वो हरकत करता है उसी तरह आईना करने लगता है। उसके बाद दूसरे सीन में आईना हम व्यूअर्स को अपने बारे में बताने लगता है कि शराफत करीम आईना एक एक्टर है। इसने ऑलमोस्ट अपनी जिंदगी जेल में ही काटी है। आईना ने तकरीबन 7 बार जेल गया है और आईना का काम ही यही है, मतलब आईना उन लोगों के बदले ये जेल जाता है और इसके बदले वो लोग इसको पैसा भी देते हैं और इस तरह से आईना अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। आईना जिस किसी का भी केस लेता है वो उस आदमी की हूबहू नकल करने लगता है, मतलब चलना बैठना एज इट इज। मतलब आईना झटके से उस कैरेक्टर में समा जाता है और ऑफ कोर्स यही एक्टर की निशानी भी है। अब चूंकि कुद्दूस पर एक केस लगा है इसीलिए आईना कुद्दूस का केस एक्सेप्ट कर लेता है और कुद्दूस के बदले ये जेल जाता है। तो प्लान के मुताबिक पहले कुद्दूस अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। जब एक जगह पर वो पुलिस की वैन आकर रुकती है तो कुद्दूस उस वैन से उतरकर अपनी कार में बैठ जाता है और आईना उस पुलिस वैन में जाके बैठ जाता है, मतलब 2 या 3 महीने की सजा काटने के लिए, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता। इस तरह से आईना अपने आप को कुद्दूस का रूप लेकर जेल आ जाता है और उसी दिन रात कुद्दूस उस लड़की के घर के बाहर आकर उस लड़की पर हंसने लगता है। मतलब कुद्दूस ने इस लड़की को ही छेड़ा था या रेप किया था, सीधी तरह से बताया नहीं, जिसकी वजह से इस लड़की के फादर ने कुद्दूस पर केस रख दिया। तो कुद्दूस को रिहा हुआ देखकर उस लड़की का खून खौलने लगता है। उसके बाद दूसरे सीन में एक और आदमी को दिखाया जाता है और इसका नाम है साबिर हुसैन
और ये एक क्राइम रिपोर्टर है जो फिलहाल इसकी पत्नी इसको छोड़ के चली गई है। मतलब इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। तो यहाँ पर जब रिधि उस ड्रामा स्कूल से गुजर रही होती है तो उन बच्चों को देखने के लिए रिधि उस स्कूल में जाती है जहाँ पर वो बच्चे एक ड्रामा का रिहर्सल कर रहे होते हैं। इस तरह से रिधि यहाँ पर रोज आने लगती है और उसी तरह इन बच्चों को ट्रेन भी करने लगती है। उसके बाद यहाँ पर साबिर उस लड़की के घर आता है उस लड़की से इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन उस लड़की का फादर इसे इंटरव्यू करने नहीं देता, साबिर को वापस भेज देता है। लेकिन वो लड़की इस रिपोर्टर को देखकर फौरन भागती हुई नीचे आती है और साबिर से कहती है कि खुद्दूस जेल में नहीं है, मतलब खुद्दूस आजाद बाहर घूम रहा है। लेकिन तभी उस लड़की का भाई आकर उस लड़की को अंदर खींचते हुए ले जाता है। यही बात साबिर अपने ऑफिस आकर अपने बॉस को बताने लगता है, लेकिन साबिर का बॉस इस न्यूज को छापने के लिए मना कर देता है। इसको कुछ स्पाइसी न्यूज चाहिए। कुछ दिनों बाद खुद्दूस की कोर्ट में सुनवाई होती है जिसके लिए ऐना को कोर्ट लाया जाता है। लेकिन फिर से एक पॉइंट पर आकर इन दोनों का एक्सचेंज हो जाता है। मतलब खुद्दूस वैन में चला जाता है कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए और ऐना कार में बैठ जाता है और साबिर यही सबूत इकट्ठा करने के लिए जब फोटो खींचने ही वाला होता है कि तभी दो लोग आकर इससे झगड़ने लगते हैं। मतलब ये सारा सब कुछ खुद्दूस का प्लान ही होता है। खुद्दूस को ऑलरेडी पता चल चुका था कि साबिर नाम का एक क्राइम रिपोर्टर खुद्दूस के पीछे है और यहाँ पर कोर्ट में ठोस सबूत ना होने की वजह से कोर्ट खुद्दूस को रिहा कर देती है। जब ऐना अपने घर कार में जा रहा होता है तो खुद्दूस का सेक्रेटरी साबिर की फोटो दिखाकर ऐना को पूछने लगता है, क्या तुमने कभी इस आदमी को देखा है? अगर देखा है तो इस आदमी से तुम बच के रहना। उसके बाद ऐना अपनी आम जिंदगी गुजारने लगता है। अपना मेकअप उतार के ऐना अपने स्कूल आता है जहाँ पर वो रिधि को देखता है। रिधि उन बच्चों को ट्रेन कर रही होती है और रिधि ऐना को देखकर पहचान लेती है कि उस दिन उसने गलती से ऐना को पैसे दे दिया, जिसके लिए वो सॉरी भी कहती है। उसके बाद जिस तरह से दिन बीतते जाते हैं उस तरह से इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है और ये दोनों रोज मिलने भी लगते हैं। उसके बाद साबिर किसी भी तरह करके ऐना को फाइंड आउट कर लेता है और उसे फॉलो भी करने लगता है। तो एक जगह पर आने के बाद साबिर ऐना को उसके बारे में पूछने लगता है कि वो क्या काम करता है। तो ऐना साबिर को बताने लगता है कि वो शिप में एक शेफ है। जब भी ऐना को बुलावा आता है तो वो शिप में चला जाता है शिप में पकाने के लिए, इसीलिए वो कभी कभी 2 या 3 महीने तक अपने घर नहीं आता। लेकिन साबिर ऐना की बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर भी ऐना साबिर को इग्नोर करते ही रहता है। तो कुछ दिनों बाद गोसुल फिर से ऐना को कॉल करके उसको एक केस देता है और ऐना को कहता है कि इस बार तुमको बहुत अच्छी कीमत मिलने वाली है। तो दूसरे दिन जब ऐना अपने घर से बाहर निकलने ही वाला होता है तो साबिर ऐना के घर के बाहर पहरा दे रहा होता है, लेकिन ऐना भी बहुत चालाक होता है। वो पीछे रास्ते से निकल लेता है और गोसुल बताए हुए एड्रेस पर जाकर पहुंचता है। तो यहाँ पर इनका केस कुछ इस तरह से होता है। इनका एक बेटा है जिसका नाम है लड्डू और वो लड्डू दिमाग से सटका हुआ है। तो जब लड्डू और इनके कार का ड्राइवर का बेटा ऊपर छत पर खेल रहे थे तो लड्डू ने उस बच्चे को ऊपर से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से ड्राइवर की बेटे की मौत हो गई, जिसके वजह से इनका ड्राइवर इन पर केस कर दिया और कोई ठोस सबूत भी नहीं है कि लड्डू ने उस लड़के को ऊपर से धक्का दे दिया। मतलब कोई आई विटनेस वगैरह नहीं है। इनका केस सुनने के बाद ऐना लड्डू से जा मिलता है और उससे थोड़ा बहुत बात करने के बाद ऐना लड्डू की नकल करने लगता है। मतलब उस कैरेक्टर में घुसने की कोशिश करता है। जब ऐना अपने घर आ रहा होता है तो उसी गली में साबिर खड़ा हुआ रहता है। तो ऐना साबिर को देखकर कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, इसी हाथ प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। तो साबिर ऐना को उसके घर तक छोड़ के चला जाता है और दूसरे दिन सुबह होते ही साबिर ऐना के घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है ऐना का वेट करता हुआ। लेकिन ऐना चोरी चुपके एक ऑटो में जाके बैठ जाता है। लेकिन ऑफकोर्स ये चीज साबिर देख लेता है और साबिर ऐना को फॉलो करने लगता है। तो थोड़ी दूर आने के बाद उस ऑटो में 2 लोग जबरदस्ती घुस जाते हैं और थोड़ी दूर जाने पर वो 2 लोग ऐना को मार के सड़क पे फेंक देता है। तो ये चीज वहाँ के कुछ लोग देख लेते हैं और ऐना को हॉस्पिटल पहुँचाने लगते हैं और ऐना के पीछे भी साबिर भी जाता है हॉस्पिटल जाने के बाद साबिर ऐना का वेट करते रहता है कि कब ऐना बाहर आएगा। मतलब ये सारा सब कुछ ऐना का प्लान होता है साबिर को चकमा देने का। और कुछ देर बाद ऐना अपना भेष बदल के उस हॉस्पिटल से साबिर के सामने से ही चला जाता है, लेकिन साबिर ऐना को पहचान भी नहीं पाता। तो इस तरह से ऐना लड्डू के बदले जेल जाता है। सच बताऊं, इस हीरो की एक्टिंग मुझे लाजवाब लगी। तो ऐना की गली में ही एक पुरी वाला होता है जिसका नाम है मजनू। तो साबिर मजनू के पास आकर ऐना के बारे में पूछने लगता है
तो मजनू भी ऐना के बारे में वही बताने लगता है कि वो शिप में शेफ है, लेकिन और ज्यादा डिटेल्स साबिर को नहीं बताता। तो ठोस सबूत ना होने की वजह से कोर्ट लड्डू को रिहा कर देती है। जब ऐना अपने घर आकर पानी नहा रहा होता है तो रिधि केक लेकर ऐना के घर में घुस जाती है, बेशरम लड़की। और अंदर आने के बाद रिधि ऐना के घर की तारीफ करने लगती है कि इसके घर के 4 खिड़कियां हैं। तो फिर से एक दिन साबिर ऐना के पास आता है और उसे सच बोलने के लिए कहता है, लेकिन ऐना उस टॉपिक को चेंज करके वहाँ से उठ के चला जाता है, साबिर को बिना सच बताए। तो एक दिन रिधि ऐना को कॉल करती है। पता नहीं रिधि को ऐना का नंबर कहाँ से मिला। तो बातों ही बातों में ऐना रिधि को ये बताने लगता है कि ये इस घर को खाली करने वाला है क्योंकि इसका किराया बहुत ज्यादा है। तो रिधि कहती है, चलो हम एक काम करें, कल सुबह हम दोनों घर ढूंढने चलते हैं। तो ऐना भी इसके लिए मान जाता है। जब दूसरे दिन रिधि ऐना का वेट कर रही होती है तो ऐना अपना भेष बदलकर रिधि के पास आता है। मतलब ऐना उस साबिर से बचने के लिए ऐसा मेकअप किया है। पहले तो रिधि ऐना को देखकर पहचान नहीं पाती, लेकिन बाद में रिधि ऐना को पहचान लेती है। तो कुछ दूर आने के बाद ऐना फिर से अपने असली रूप में आता है और ये दोनों घर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो घर ढूंढते ढूंढते इन दोनों को एक घर बेहद पसंद आने लगता है और ऐना इस घर को सेलेक्ट कर लेता है। और कुछ दिनों बाद ऐना इस घर को शिफ्ट भी हो जाता है और इसी बीच में इन दोनों में प्यार भी हो जाता है। उसके बाद ये दोनों कहीं पर घूमने जाने का प्लान करते हैं और रिधि ऐना को बताने लगती है कि कल ठीक 8:30 बजे मैं तुम्हारा रेलवे स्टेशन पे इंतजार करती रहूंगी। इसी बीच ऐना को एक नए केस का कॉल आता है, लेकिन ऐना अपने फोन से सिम निकालकर पानी में फेंक देता है। मतलब ऐना सोच लेता है कि ये इस जॉब को नहीं करेगा, ऐना कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेगा क्योंकि ऐना अब सिंगल नहीं है, ये मिंगल हो चुका है। तो दूसरे दिन सुबह होने के बाद जब ऐना अपनी बैग पैक कर रहा होता है तो उसके घर में कुछ गुंडे आ जाते हैं और ऐना को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। वो गुंडे ऐना के हाथ बांध के उसी तरह उसके चेहरे को ढक के ऐना को कहीं पर ले जाने लगते हैं। तो बीच रास्ते में रिधि ऐना को कॉल करती है और उसी तरह मैसेज भी करती है कि ठीक वक्त पर तुम रेलवे स्टेशन आ जाना। लेकिन वो गुंडा ऐना का फोन लेकर कार से बाहर फेंक देता है। कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद वो गुंडे ऐना को किसी जगह पर लाते हैं जहाँ पर कई सारे लोग मौजूद होते हैं। ऐना जब अपनी आंखें खोलता है तो उन लोगों से टाइम पूछता है कि अब टाइम कितना हुआ है। कि तभी एक आदमी ऐना से कहता है, हमारी वॉच में 8:10 हो चुके हैं। और वो आदमी और कोई नहीं ऐना का हमशक्ल होता है और इसका नाम है निजाम सैयद चौधरी। और निजाम एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होता है। तो बात यह है कि निजाम ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया। तो निजाम चाहता है कि इसके बदले ऐना जेल जाए। और ऑफ कोर्स निजाम को मर्डर करता हुआ किसी ने नहीं देखा, मतलब विटनेसेस नहीं है, जिसकी वजह से ऐना कुछ दिनों के लिए जेल में रहना पड़ेगा। उसके बाद वो बाहर आ जाएगा, जिसके लिए निजाम ऐना को बहुत बड़ी कीमत भी ऑफर करता है। तो खैर बहुत लंबा डिस्कशन होने के बाद ऐना निजाम की नकल करने लगता है और इस केस को भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो इधर रेलवे स्टेशन में रिधि ऐना का वेट करते करते थक जाती है और ट्रेन जाने के बाद रिधि भी अपने घर चली जाती है। तो यहाँ पर साबिर ऐना को ढूंढते हुए उसके घर आता है, लेकिन साबिर को पता नहीं कि ऐना ने इस घर को खाली कर चुका है। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन से रिधि ऐना के घर आती है, मतलब नए घर। लेकिन ऑफ कोर्स ऐना वहाँ पर नहीं होता क्योंकि प्लान के मुताबिक पुलिस निजाम को पकड़ के ले जाती है, मतलब ऐना को पकड़ के ले जाती है। और दूसरे ही दिन साबिर ये न्यूज देख लेता है। ये न्यूज देखने के बाद साबिर को कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर लगती है। तो ऑफ कोर्स निजाम एक पॉलिटिशियन है, तो ऐना को जेल में बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलने लगती है। तो कुछ दिनों बाद कोर्ट में ये साबित होता है कि उस एक्सीडेंट को करने वाला निजाम ही है। कोर्ट निजाम को फांसी की सजा सुनाती है। ये फैसला सुनने के बाद ऐना के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। मतलब ऐना समझ जाता है कि इसकी लाइफ का दी एंड हो चुका है और ऐना निजाम को फोन करता है यही बात बताने के लिए। लेकिन निजाम ऐना को बताता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बेल करवा दूंगा। तो काफी सारे दिन गुजर जाते हैं, ऐना से कोई मिलने नहीं आता। ऐना बार बार एक कांस्टेबल से यही पूछने लगता है, क्या मुझसे कोई मिलने आया है? तो इस कांस्टेबल का नाम है लप्पू मियाँ। तो यही से मैं समझ गया था कि इसका एंडिंग कैसा होने वाला है। तो यहाँ पर निजाम ये डिसाइड कर लेता है कि वो ऐना को बाहर नहीं लाएगा और ऐना को मरने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद यहाँ पर साबिर मजनू के पास आता है और निजाम और ऐना के बारे में सारा सब कुछ मजनू को बताने लगता है। तब जाके मजनू साबिर को गोसुल का नाम बताता है। जब साबिर गोसुल के पास जाता है तो गोसुल कब का मर चुका होता है
मतलब किसी ने गोसुल का कत्ल कर दिया है। और ऑफ कोर्स ये कत्ल करने वाला और कोई नहीं, निजाम ही होता है। और वहीं पर एक पुलिस वाला होता है और वो पुलिस वाला साबिर की हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। दूसरे दिन साबिर ऐना से मिलने के लिए जेल आता है, लेकिन ऐना साबिर से एक बात भी नहीं कहता, वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहाँ से साबिर रिद्धि के पास आता है ऐना के बारे में बताने के लिए कि तभी रिद्धि को ये न्यूज़ आती है कि इसकी फादर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जब रिद्धि अपने फादर को एम्बुलेंस में ले जा रही होती है, उसी वक्त रिद्धि की फादर की डेथ हो जाती है और रिद्धि अकेली पड़ जाती है। फिर से कुछ दिनों बाद साबिर रिद्धि से मिलने के लिए आता है ऐना के बारे में बताने के लिए, और ऐना के बारे में सारा सब कुछ रिद्धि को बताने लगता है कि वो एक्चुअली क्या काम करता है। और इसी तरह साबिर ऐना की माँ के बारे में बताने लगता है कि 7 साल पहले ऐना की माँ को कैंसर था और उस वक्त ऐना को बहुत पैसों की जरूरत थी। और ऑफ कोर्स ऐना और उसकी माँ कलाकार थे, वो नाटक में काम किया करते थे कि तभी उसी वक्त ऐना की मुलाकात गोसुल से हुई और गोसुल पहली बार ऐना को ये केस देता है इस आदमी की नकल करने के लिए और इस आदमी के बदले जेल जाने के लिए। तो उस केस में ऐना 3 महीने के लिए जेल जाना था, लेकिन 3 महीने के बदले ऐना 3 साल जेल में रहा। जब ऐना जेल में था, इसी दरमियान में ऐना की माँ की मौत हो गई। जब ऐना 3 साल के बाद जेल से बाहर आता है, तब जाके ऐना को ये बात पता चलती है कि इसकी माँ की मौत हो चुकी है। मतलब ऐना जिसके लिए जेल गया था, अब वही इस दुनिया में नहीं रही। और मूवी के स्टार्टिंग में हम ऐना की माँ को ही देखते हैं, जो डॉक्टर ने अपने स्टूडेंट को बता रहा था। और तब से लेते हुए आज तक ऐना ने इसी चीज को अपना रूटीन वर्क बना लिया। मतलब ऐना को जो केस पसंद आता वो उस केस को एक्सेप्ट कर लेता और वो उनके बदले जेल जाता। लेकिन इस बार ऐना बहुत बुरी हालत में फंसा है। ये बात जान लेने के बाद रिद्धि ऐना से मिलने के लिए जेल जाती है। रिद्धि को देखकर ऐना की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन ऐना अपने कैरेक्टर से बिल्कुल भी नहीं हटता। दिस इज कॉल्ड एक्टिंग मैन। उसके बाद एक दिन लब्बू मियाँ ऐना के पास आकर बैठता है ऐना से बात करने के लिए, और ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बात करने लगते हैं। मतलब निजाम किस तरह से पला बड़ा, किस तरह से इसके माँ बाप इसकी परवरिश की है, और इसी तरह लप्पू मियाँ भी ऐना को अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगता है कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लप्पू मियाँ ने किस किस को खोया। तो बातों ही बातों में ऐना लप्पू मियाँ को अपनी बातों में फंसा लेता है और उससे कहता है, क्या तुम मेरा कैरेक्टर प्ले करोगे? देखो, मैं एक आलिशान जिंदगी जी रहा हूँ और तुम्हारी जिंदगी एक कांस्टेबल की जिंदगी है। मेरे प्लेस पर आकर देखो, तुम मेरे प्लेस पर आकर देखो अमीर क्या होता है, तब जाके तुमको पता चलेगा। तो लप्पू मियाँ ऐना की बातों में आ जाता है और लप्पू मियाँ सेल के अंदर चला जाता है और ये दोनों अपने अपने कपड़े बदल लेते हैं। उसके बाद क्या था, ऐना लप्पू मियाँ की एक्टिंग करते हुए उस जेल से बाहर चला जाता है। और जब तक ये बात जेलर को पता चल चुकी थी, तब तक देर हो चुकी होती है। ऐना कब का साइकिल लेके निकल चुका होता है। मतलब ऐना जिस एक्टिंग की वजह से फंसा है, उसी एक्टिंग की वजह से वो बाहर भी आ गया है। उसके बाद ऐना साबिर को फोन करके निजाम का पता बताता है। तो उसके बाद वो पुलिस वाला निजाम को गिरफ्तार कर लेता है। मतलब असली क्रिमिनल पकड़ा जाता है। यहाँ पर ऐना और रिद्धि ये दोनों अपने स्टूडेंट्स का ड्रामा देखने के लिए आते हैं और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो मूवी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना जरूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।